गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में हमारे छठे चैप्टर तूफानों की ओर के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों जो है वह हम सीखेंगे। अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यानी कि यहाँ हमें जो भी शब्द दिए गए हैं उनका हमें शुद्ध उच्चारण करना है। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी और स्पंदन। हमारा प्रश्न 2 है, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य का आपको समूह में गान जो है वह करना है। और हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। हमारा दूसरा प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, सागर भी तो यह पहचाने। इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। हमारा तीसरा प्रश्न है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। चौथा प्रश्न है, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। अब हमारा चौथा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे यहाँ जो कविता दी गई है हमें यह है, किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इन संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अब हमें प्रश्न के उचित विकल्प पर सही या गलत का सही का निशान लगाना है। पहला है, किताबों में कौन चहचहाता है? तो इसका उत्तर है चिड़िया। दूसरा है, किताबें किसके किस्से सुनाती है? तो इसका उत्तर है परियां। आगे है, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? तो उसमें क्या आएगा? खेतियाँ। अब दूसरा प्रश्न, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है परियां, तो इससे वाक्य बनता है, परियां स्वर्ग में रहती है। दूसरा शब्द है किस्सा, इससे वाक्य बनता है, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया था। तीसरा है संसार, इससे वाक्य बनता है, उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे।
चौथा शब्द है भरमार। इससे वाक्य बनेगा मेले में खिलौनों की भरमार थी। अब हमारा जो है वह आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किताबों में क्या क्या है? तो इसका उत्तर है किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? इसका उत्तर है किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस काव्य का उचित शीर्षक है किताबें। अब हमारा 5वां प्रश्न है, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदना, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा और बाग। इन शब्दों के आधार पर हमें क्या करना है? एक छोटी सी कहानी बनानी है। तो चलो हम बनाते हैं कहानी। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत ही भोला था। एक दिन वो माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। अब हमारा 6वां प्रश्न है, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैं अपने विचार जो है वह बताती हूँ। आपको अपने विचार बताने होंगे। इसका उत्तर है कि मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूँगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। अब हमारा 7वां प्रश्न है,
नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्दों के नीचे जो है एक रेखा खींची हुई है। अब हमें उन शब्द का विशेषण जो है वह बनाना है और फिर उनका वाक्य बनाना है। तो पहला जो वाक्य है उनमें जो शब्द है वह है ईमानदारी। इसका विशेषण बनेगा ईमानदार और वाक्य बनेगा यह व्यक्ति ईमानदार है। दूसरा जो है दूसरे वाक्य में जो शब्द है वह है अमीरी। इसका विशेषण बनेगा अमीर। इससे वाक्य बनेगा इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। अब तीसरे वाक्य में जो शब्द है वह है ऊंचाई। इसका विशेषण बनेगा ऊंचा और इससे वाक्य बनेगा योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। चौथा जो शब्द है वह है वीरता। इसका विशेषण बनेगा वीर और इससे वाक्य बनेगा शिवाजी वीर पुरुष थे। पांचवा जो वाक्य है वह है बुराई। इसका विशेषण होगा बुरा और इससे वाक्य बनेगा हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब हमारा आठवां प्रश्न है कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहली कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे वाक्य बनेगा गलती तुम्हारी है और दोष तुम हमें दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इससे वाक्य बनेगा टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तीसरा कहावत है तीसरी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका वाक्य बनेगा रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब चौथी जो कहावत है वह है अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे वाक्य बनेगा राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा था अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो अभ्यास था उनके सारे जो प्रश्न है वो हमने समझ लिए हैं। अब हम स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसे भी एक बार देख लेते हैं, सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। इसका उत्तर है कवि श्री मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी। वे थकना नहीं जानता, जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की कोई सीमा है। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथाग शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है, यानी कि विशेषता जो है वह बताई है। अब दूसरा प्रश्न है ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो इसका उत्तर है एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि की हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है।
तीसरा प्रश्न है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? इसका उत्तर है, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। अब चौथा प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? इसका उत्तर है, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। पांचवा प्रश्न है, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? इसका उत्तर है, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी नहीं थकता। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, इस कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। इसका उत्तर है, तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये छठे चैप्टर का के अभ्यास और स्वाध्याय के जो है वह समाप्त होते हैं। यहाँ पर हमने इसके सवाल जवाब सीखे। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे सवाल जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।